So, hello physics enthusiasts. We are going to understand today the Young's double slit experiment. तो आइए आज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि 1801 में यंग साहब ने किया था उसको हम इजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ पॉइंट सोर्स, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है एस और उसके सामने एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है और कार्डबोर्ड में दो पिन होल्स किए हैं S1 और S2। पिन होल्स मतलब इनका साइज बहुत कम है, ठीक है। और इसके सामने यहाँ पे किसी डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक हमने स्क्रीन लगा दी, एक पर्दा लगा दिया। ये अरेंजमेंट है सिंपल सा। तो यहाँ से एक लाइट सोर्स है जो लाइट एमिट करेगा और लाइट कहाँ पहुँचेगी, स्लिट्स पे पहुँचेगी। दो स्लिट्स हैं या दो पिन होल्स हैं, जो भी आप कहें, S1 और S2। और S1 S2 से फिर लाइट कहाँ पहुँचेगी, हमने माना कि किसी पॉइंट P पर पहुँचेगी, ठीक है। और इस P पॉइंट पे दोनों के पहुँचने के कारण होगा क्या, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की ज़रूरी कंडीशन क्या है? इंटरफेरेंस की ज़रूरी कंडीशन ये है कि दो वेव्स होना चाहिए एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की, नियरली सेम एम्पलीट्यूड की, ठीक है। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी और नियरली सेम एम्पलीट्यूड की दो वेव्स होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में मूव करने वाली। और जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, ठीक है। और वही वेव है जो एक्चुअली क्या है, रिजल्टेंट वेव, मतलब इंटरफेरेंस के कारण बनने वाली वेव। ये दोनों एक दूसरे से इंटरफियर करेंगी। तो इंटरफेरेंस की एक ज़रूरी कंडीशन वो ये है कि जो सोर्सेस हैं दे मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या होता है, बुक्स में तो अक्सर लिखा हुआ दिखता है हमको, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, मैंने यहाँ पे बहुत आसान लैंग्वेज में इसको लिखा भी हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल भी देता हूँ कि कोहेरेंट सोर्सेस आर द सोर्सेस विच एमिट वेव्स ऑफ अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए कि फर्स्ट वेव है और उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और सेकेंड वेव है जिसकी इक्वेशन है y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो दोनों के फेज में कितना डिफरेंस हुआ, एक का ओमेगा टी, एक का ओमेगा टी प्लस डेल है, तो डेल का डिफरेंस हुआ। तो ये डेल का डिस्टेंस ही जो डिफरेंस है, सॉरी, वही बना रहे, डेल का डिफरेंस ही बना रहे पूरे टाइम, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये किसके लिए है, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे जाके वेव डिफरेंट पास ट्रेवल कर सकती हैं और उसके कारण उनमें कोई तरह का और फेज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, पार्ट डिफरेंस आने के कारण फेज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। उसके बारे में इस एक्सपेरिमेंट में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है। अब कोहेरेंट सोर्सेस नेचर में कैसे मिलेंगे? नेचर में अगर आप दो डिफरेंट सोर्सेस लेंगे और अगर आप लाइट का मैकेनिज्म जानते हैं कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है, तो आपको ये पता है कि एटम क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और फोटॉन को रिलीज करता है। तो ये चीज़ें दो डिफरेंट सोर्सेस में साइमल्टेनियस नहीं मिलेंगी, इसलिए एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यंग साहब ने किया, क्या किया, एक ही सोर्स लिया, पॉइंट सोर्स एस, और पॉइंट सोर्स एस से उन्होंने दो सोर्सेस क्रिएट कर लिए। ये एक ही सोर्स से लाइट आ रही है और फिर हमने यहाँ पे एक सोर्स S1 बना दिया, एक और सोर्स S2 बना दिया। तो वी क्रिएटेड टू सोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम वन सोर्स। दैट्स व्हाई देयर इज कोहेरेंस बिटवीन S1 एंड S2। ये बात मेरे आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल इस लेक्चर को सिर्फ 12th बोर्ड के लिए बना रहा हूँ,
तो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल लेक्चर रहने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि S1 और S2 से वेव्स चली और ये कहाँ पहुँची, यहाँ सामने स्क्रीन पे। हम कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, से इट इज़ पॉइंट P, राइट, पॉइंट P। और ये पॉइंट P ऐसा है जो सेंटर O डैश से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, O डैश टू P, this distance is x. Now the separation between these two pinholes is small d. Okay, capital D is the distance between the slits and the screen. Okay, now I am talking about small d. So small d is separation between two pinholes or two slits. Slits मतलब एक सकरा रास्ता, ठीक है। तो ये डिस्टेंस d स्मॉल d हो गया, ये डिस्टेंस कैपिटल D हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x डैश हो गया। अब आप जरा देखिए कि ये जो S1 और S2 है इनके बीच का सेपरेशन d है और ठीक बीच में पॉइंट O है और O से हमने एक सीधी लाइन खींची है, यही पहुंची है कहाँ पे, O डैश पे। मतलब अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट और बना लूँ, एक यहाँ S1 के सीध में और एक S2 के बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाके, तो मैं इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं इनको नाम देता हूँ, इसको मैं R नाम देता हूँ और इसको मैं इस पॉइंट को M नाम देता हूँ, ठीक है। तो M कौन सा पॉइंट है, एग्जैक्टली अपोजिट टू S2 और R एग्जैक्टली अपोजिट टू S1. So distance between R and M is known to you, that is small d, written here small d. Okay, so the distance between R and O dash is half of it, so it is d by 2. तो ये d by 2 और ये भी M से O dash भी कितनी, d by 2 डिस्टेंस हो गई। ये डायग्राम के बारे में सारी चीज़ें क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि इंटरफेरेंस से कैसा पैटर्न बन रहा है, राइट। मैंने आपको बताया व्हाट इज इंटरफेरेंस, इट इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ टू waves. Which type of waves they are? They are coherent waves. Okay, so overlapping of two coherent waves of nearly same amplitude but exactly same frequency produce a resultant wave. Okay, and this particular phenomenon is called as interference. इस घटना को ही हम interference कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको निकालना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या भला है, कहाँ से आ गई, मैं भी एक्सप्लेन आपको करता हूँ। एक वेव चलेगी S1 से कहाँ तक, P तक, एक वेव चलेगी S2 से कहाँ तक, P तक। क्या दोनों सेम पाथ मूव कर रही हैं? नहीं, दोनों डिफरेंट पाथ मूव कर रही हैं। एक का पाथ है S1P, दूसरे का पाथ है S2P। तो जब ये वेव्स यहाँ पहुँचेंगी तो इनके बीच में एक पाथ का डिफरेंस होगा, ठीक है। एक ने S1P डिस्टेंस तय करी, एक ने S2P डिस्टेंस तय करी। कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों में, S2P माइनस S1P। ये हमें निकालना है, ये हमारा टारगेट है। हम इसको कैसे करते हैं, बस अब ये छोटा सा एक मैकेनिज्म है जिसकी हम मदद लेंगे। तो हम यहाँ दो ट्राइंगल मानेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया जो S1 से जाने वाली है, उसके लिए S1PR। देखिए इसको S1PR, इस ट्राइंगल को देखिए S1PR, ये ट्राइंगल है। मैं यहाँ पे डबल लाइन करके और क्लियर कर देता हूँ इसको, राइट। ये ट्राइंगल S1PR, इस S1PR में ये S1P क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये कैसे ट्राइंगल है, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये PR क्या है, परपेंडिकुलर है, और S1R इसका बेस है। तो मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा यहाँ पे। सो इट इज S1P स्क्वायर इक्वल टू दिस S1R स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट कर देता हूँ। S1P स्क्वायर को हमें निकालना है और S1R जो है वो कितना है, वो कैपिटल D है, यहाँ से स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी। सो इट इज D स्क्वायर और PR
दिस पी आर इज हाउ मच। अब आप कहोगे सर ये तो दिया ही नहीं है। सो पी आर निकालना है हमको। हमें पता क्या है, हमें पता है पी से लेके ओ डैश तक की डिस्टेंस एक्स है, ये हम जानते हैं। और आर से ओ डैश तक की डिस्टेंस भी हम जानते हैं, दैट इज डी बाय टू। तो ये जो है ये कितना है, x में से d बाई टू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका पी आर, राइट। सो इट इज x माइनस डी बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही हम काम कर सकते हैं S2PM ट्राइंगल में। विच ट्राइंगल? दिस S2P, then this, right, PM and this S2M, ये तीन हो गई, ठीक है, साइड्स। तो ट्राइंगल कौन सा चूज किया हमने? ट्राइंगल इज S2PM, S2PM, राइट। इस S2PM ट्राइंगल में वी आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन। सो इट इज S2P स्क्वायर इक्वल टू अगेन ये डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक। आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, वो कितना है, दैट इज x। और यहाँ से यहाँ तक का भी आपको पता है, दैट इज d बाई टू, स्मॉल d बाई टू। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस d बाई टू। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ x प्लस d बाई टू होल स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंस। तो हम S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर ये करते हैं, मतलब इस इक्वेशन से S1P स्क्वायर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे टी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये जो इन ब्रैकेट्स है इसको अगर हम ओपन करें तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस 2x एंड डी बाय 2, राइट, डी बाय 2 क्लियरली लिख दूँ, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। सो ए स्क्वायर माइनस के साथ माइनस ए स्क्वायर हो गया, और फिर ये माइनस के साथ में फिर आपका गया डी स्क्वायर बाय 4, और अब आएगा माइनस 2ab, और एक बाहर माइनस था क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी फिर से प्लस का 2x डी बाय 2, क्लियर है। तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4, 2 से यहाँ पे 2, 2 से 2, ये सब कैंसिल, और हमारे सामने ये बच जाता है S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया है 2xd, ठीक है। S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू 2xd, ये आया है। थोड़ा सा कैमरे की डायरेक्शन बहुत ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक करके और आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। होपफुली अब आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। तो आ गया S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस XD, ठीक है। अब आपने अगर इतना नोट कर लिया हो तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे बोर्ड को यूटिलाइज करने के लिए एक तरफ से रफ कर देता हूँ। ये डायग्राम जरूर ध्यान रखेंगे, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नाउ वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2xd, सो वी कैन ओपन दिस। तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, मतलब S2P प्लस S1P multiplied with S2P minus S1P equal to 2x small d, okay. So now we do it, okay. So here I reach to this,
S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इक्वल टू 2xd, राइट? a plus b, a minus b, so it is S2p plus S1p, then S2p minus S1p equal to twice xd, क्लियर है? अब S2p S1p यहाँ पे एक अजम्पशन हम लेके चलेंगे कि ये दोनों लगभग कैपिटल D के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू स्लिट्स या सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा, इसलिए S2p से S2p को देखें या S1p को देखें, लगभग दोनों एक ही बराबर आएंगे। और वो किसके बराबर आएंगे? वो आएंगे लगभग कैपिटल D के बराबर, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे हमने रखा है इसको, तो ये इट इज इक्वल टू D, इसको भी रखा हमने D, 2D हो गया, और S2p माइनस S1p इक्वल टू ट्वाइस xd, ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ से ट्वाइस डी, सो इट इज S2p माइनस S1p इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा xd बाय d, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यही हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी दोनों, चाहे S1 से निकलने वाली चाहे S2 से निकलने वाली वेव्स है, दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, इसलिए हमको अभी कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर की चिंता नहीं करनी पड़ी। लेकिन यही अगर कोई एक वेव किसी दूसरे मीडियम से होके आती तो फिर हमको म्यू के फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता। पर अभी मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, चीज़ों को वी कीप इट सिंपल। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस, वी डिनोट इट विथ this sign del. Okay, so del is equal to nothing but x d by d, क्लियर है? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, यही सब कुछ अब तय करने वाला है कि जो इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, मैंने आपको क्या कहा था जब ये कहानी शुरू करी थी, तो मैंने आपको कहा था दे आर टू कोहेरेंट सोर्सेस, और मैंने ये कहा था कि S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव का आपस में फेज रिलेशनशिप फिक्स है। अगर उनमें कोई डिफरेंस है फेज का, जैसे एक दूसरे के कंपेरिजन में 90 डिग्री आगे चल रही है, तो ऐसी ही वेव ही एमिट करेंगी कि हमेशा S1 से S2 जो है वो आगे चले। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे जाके इनके साथ कुछ और हो सकता है, मैंने ये भी कहा था, और ये वही हुआ। आप देखिए, ये ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस आ गया है, S2p और S1p में अब एक पाथ डिफरेंस आ गया है। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि पाथ डिफरेंस आया है, मतलब एक तरह का फेज डिफरेंस भी अब क्रिएट। और क्योंकि हमने S1 और S2 कैसे बनाए थे, एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाए थे, एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाए थे, इसलिए वो सेम फेज में थे दोनों सोर्सेस। तो अब जो भी डिफरेंस आएगा, इनिशियल फेज डिफरेंस हमारा कोई था नहीं, इसलिए जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा केवल ये चलने के कारण आने वाला, राइट? एक्स डी बाय डी। इसलिए कई बुक्स जब लिखती हैं कोहेरेंट वेव्स, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्ट करता हूँ, हमको कोहेरेंट सोर्सेस कहना चाहिए, बिकॉज दी सोर्सेस आर कोहेरेंट एक्चुअली, right? Because they have a definite phase relationship between the waves which are being emitted out. जब वो एमिट कर रहे हैं, जिस समय उन्होंने एमिट की, उस समय उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो फिक्स होना चाहिए बस। आगे जाके अगर आपने एक को लंबा रास्ता तय करना पड़ा, एक को छोटा रास्ता तय करना पड़ा, तो पार्ट डिफरेंस आएगा, उसके कारण भी एक फेज डिफरेंस आएगा, तो कोहेरेंस खत्म नहीं हो जाएगा। हम कोहेरेंट सोर्सेस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो S1 S2 कैसे थे? कोहेरेंट सोर्सेस थे, ठीक है। अब आगे हमारे कोहेरेंट सोर्सेस कैसे थे? सेम फेज में थे। अब क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है, जब भी वहाँ से वेव्स निकलती हैं हमेशा सेम फेज में निकलती हैं,
अब आगे जाके वेव्स का क्या हुआ, S2P से आने वाली और S1P से आने वाली में पाथ का डिफरेंस आया, इसके कारण एक फेज डिफरेंस भी आएगा। आपको पता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल में फेज डिफरेंस में भी एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, हो सकता है कि आपको याद हो, और वो है फेज डिफरेंस। ठीक है, इसको भी हम कहते हैं डेल ही हैं, लेकिन डिनोट करते हैं हम किससे, इस साइन से, डेल। ये इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई पाई लेमडा, ओके, इनटू पाथ डिफरेंस, ये होता है। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। मतलब पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस पता पड़ जाएगा, राइट। अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। समझने वाली बात ये है कि ये जो अब यहाँ पे घटना हो रही है, दो कोहेरेंट सोर्सेस के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है, उस पैटर्न में क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा अभी बताता हूँ मैं आपको, देखिए आप। तो हमने क्या कहा, पाथ डिफरेंस आ गया भाई साहब हमारा, डेल इज इक्वल टू एक्स डी बाय कैपिटल डी। ठीक है, एक्स डी बाय कैपिटल डी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के बारे में। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की ये दो कंडीशन है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेल इक्वल टू एन लेमडा, और ये डिस्ट्रक्टिव की 2n+1 लेमडा बाय 2। अब आप यहाँ पे n की वैल्यूज़ डालेंगे जो कि एक इंटीजर है, तो n 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है एंड सो ऑन, राइट। सो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डेल इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डेल इज इक्वल टू लेमडा, 2 पुट करेंगे तो डेल इज इक्वल टू 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा, ऐसे वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, डेल इज इक्वल टू एन इक्वल टू 0 पुट करिए, कितना आया, लेमडा बाय 2, एन इक्वल टू 1 पुट करिए, ठीक है, तो कितना आया, 3 लेमडा बाय 2, एन इक्वल टू 2 पुट करिए तो कितना आया, 5 लेमडा बाय 2, राइट। देख रहे हैं आप, मतलब आप क्या समझे, ये 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा अगर ऐसी वैल्यू आ जाए इस एक्स डी बाई डी की, ठीक है, वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल में आ जाए, 0 आ जाए, या लेमडा के बराबर आ जाए, या 2 लेमडा के बराबर आ जाए, या 3 लेमडा के बराबर आ जाए, या 4 लेमडा के बराबर आ जाए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। और अगर ऐसी वैल्यू आ गई, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, ये सब क्या है, इसको 1 लेमडा बाई 2 भी बोल सकते हैं, इसको 3 लेमडा बाई 2, इसको 5 लेमडा बाई 2, सभी लेमडा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा। क्या बोलते हैं, हाफ, दिस इज हाफ ऑड, ऑड नंबर है ना ये, 1 3 5 7, सो हाफ ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा आ जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन होने वाला है। कहने का मतलब, अब आप कहेंगे सर फिर होगा क्या, होगा ये कि आप जैसे ही पॉइंट P फिक्स करेंगे स्क्रीन पे, वैसे ही आपकी x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, राइट। और जैसे ही x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो यहाँ पे जो d है वो तो फिक्स ही था, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, और जो डिस्टेंस है वो भी आपने फिक्स कर दिया था जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। तो जैसे ही आप उंगली रखेंगे पॉइंट P पे, वैल्यू फिक्स करेंगे, वैसे ही x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और x की वैल्यू फिक्स होते से आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना है। तो पार्ट डिफरेंस को फिर आप देखेंगे कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंस्ट्रक्टिव हो रही है सेटिस्फाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा उस पॉइंट P पे, और डिस्ट्रक्टिव की हो रही है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के हिसाब से डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ब्राइट भी बन सकती है, डार्क भी बन सकती है, एक्स की वैल्यू पे सारा का सारा डिपेंडेंस है। क्लियर है, सब कुछ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, देखिए, राइट। बस आप एक्स को चेंज करते जाइए और स्थिति बदलती जाएगी। कैसे, देखिए जरा, यहाँ पे आपने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है 0 लेमडा 2 लेमडा,
यहाँ पे आपने कहा है डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन से, आप देख रहे हैं ये 0 और लेमडा के ठीक बीच कौन है, इसके बीच कौन है, λ/2। लेमडा और 2 लेमडा के बीच में कौन है, 1.5 लेमडा मतलब 3 λ/2, और 2 लेमडा 3 लेमडा के बीच में क्या है, 5 λ/2 मतलब 2.5 लेमडा। मतलब हर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में किसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डार्क फ्रिंज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या यूँ कहूँ कि हर दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फ्रिंजेस कैसी बनेगी, फ्रिंजेस बनेगी ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल फॉर्म, राइट। अब कोई कहेगा सर सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे मतलब पॉइंट ओ डैश पे क्या होगा। तो अब जरा पॉइंट ओ डैश के बारे में सोचिए, पॉइंट ओ डैश पे अगर आप पहुंच गए तो ओ डैश से ओ डैश की दूरी कितनी है, 0, तो एक्स हो गया 0। तो जैसे ही एक्स आपने यहाँ 0 रखा इस इक्वेशन में, यहाँ पे डेल क्या आ गया 0, तो किसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डेल इक्वल टू 0 इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सेंटर पे क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है, क्लियर है। और जैसे ही सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अगली कंडीशन को सेटिस्फाई होगी, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी तो कहाँ से जाएगी, 0 से लेमडा की तरफ बढ़ेगी, तो बीच में कौन पड़ेगा, λ/2। तो पहले इसको सेटिस्फाई करेगी, एक्स की एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, जैसे इसको सेटिस्फाई करेगी वहाँ पे डार्क फ्रिंज बन जाएगी। थोड़ा और ऊपर गए, पॉइंट को थोड़ा और ऊपर बनाया, थोड़ा और ऊपर बनाया तो लेमडा की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। उसके थोड़ा और ऊपर गए तो एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ी, तो अब लेमडा से ज़्यादा आएगी, 2 लेमडा से कम, बीच में कौन सी वैल्यू है, 3 λ/2, इसको सेटिस्फाई करेगी तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डार्क फ्रिंज बन जाएगी। तो ऐसे ऊपर की तरफ जाने पे आप देखेंगे कि डार्क फिर एक ब्राइट फिर एक डार्क फिर एक ब्राइट फिर एक डार्क फिर एक ब्राइट ऐसे चलता रहेगा। और ऐसा ही नीचे भी होगा, सेंटर में ब्राइट फ्रिंज हमने बताया आपको, और उसके नीचे जाने पे फिर एक डार्क और फिर एक ब्राइट फिर एक डार्क फिर एक ब्राइट, तो ऐसा चलता रहेगा, ये कंडीशंस रहेंगी, क्लियर है। तो अब ये भी समझ में आ गया कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन होता है। देखिए कितनी मज़ेदार बात है, लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि 2 पिन होल किए हैं तो सामने इसकी सीध में थोड़ी लाइट गिर जाएगी, इसकी सीध में थोड़ी लाइट गिर जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हुआ बिल्कुल अलग काम। क्या हुआ, एक पैटर्न उभर आया स्क्रीन पे। कैसा पैटर्न नज़र आया, फ्रिंजेस मतलब पट्टियाँ नज़र आई, बीच में ब्राइट, फिर उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा जेब्रा जैसा, ठीक है, पैटर्न उभर आया, राइट। अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि किसी फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। और फंडा क्या है, फंडा बहुत सिंपल है, वो ये है कि आपको यहाँ से क्या पता पड़ सकता है, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस पता पड़ सकती है। क्यों, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस कौन डिटरमाइन करता है, एक्स। तो आप कहेंगे कि सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज के लिए एक्स इक्वल टू 0, पोजीशन पता है आपको। फर्स्ट आपने कहा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ध्यान दीजिए सेंटर वाली को सेंटर कहा, उसके ऊपर वाली और नीचे वाली जो पहली है उसको फर्स्ट कहा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यानी x1 पोजीशन भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, उस समय ये x d/d किसके बराबर होगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए किसके बराबर होगा, लेमडा के बराबर होगा, तो बस लेमडा के बराबर रख दीजिए, ठीक है। अभी करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन इसको करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है और कुछ ही स्टेप में ये डेरिवेशन जो है हमारा पूरा हो जाएगा, 12th में जितना आता है उतना पूरा हो जाएगा। तो हमने एक कंडीशन रखी सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन, दैट इज x0 इज नथिंग बट एक्चुअली इट इज 0, क्लियर कर दिया मैंने आपको। और फिर यहाँ पे आपका आ गया x1, x1 is what, now x1d by t is nothing but equal to lambda, okay. So now x1 is equal to lambda capital D by small d, ठीक है। अब आप कहोगे सर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज बन रही है, तो अगर डार्क फ्रिंज की आपको क्या निकालना हो, विड्थ निकालना हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि दो ब्राइट फ्रिंज के
सेपरेशन कितना, स्पेसिंग कितनी है, राइट। मतलब आपको क्या पता करना है, x1 माइनस x0 आपको पता करना है, एंड दिस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी यही लैम्डा डी बाय डी। दिस इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ, ओके, फ्रिंज विड्थ ऑफ एनी डार्क फ्रिंज। इसी तरीके से आप कोई दो कंडीशन ले सकते हैं डार्क के लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज, उनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं x2 डैश माइनस x1 डैश, और वही क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई होगी, और वो भी आप देखेंगे कि सेम आती है, इतनी आती है। और इसी को कई बुक्स जो है वो बीटा से भी डिनोट करती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, राइट। सो दिस इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ, ओके। तो हम क्या यहाँ से कंक्लूड करते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो पैटर्न निकल के हमारे सामने आता है उसमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं, और सेंटर पे हमको ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन मिलता है, राइट। क्लियर है। अब आप इसके अलावा किसी और भी टॉपिक्स पे, वो किसी भी जो है यूनिट के टॉपिक्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिक्स में से, कहीं से भी आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बना के डालूं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा। ज़्यादा कमेंट्स जिसके भी आएंगे मैं वो टॉपिक उठा के और उस पर एक वीडियो बना के आपका काम आसान करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।